रमज़ान मुसलमानों के लिए एक होली मंथ है जिसे इस्लाम का सबसे बड़ा फेस्टिवल भी माना जाता है। Muslims around the world are marking the start of the holy month of Ramadan. Over 20 million Muslims are celebrating the festival at over 24,000 mosques. मुत्तहिदा अरब अमारात में हजारों अफराद ने मुक़द्दस महीने रमजान मुबारक का पहला रोजा इफ्तार किया। इस्लामिक कैलेंडर का 90वां महीना है और इस पूरे महीने मुसलमान रोजा रखते हैं, यानी कि फास्टिंग करते हैं। Millions of people all over the world come together every evening to celebrate the breaking of the fast at iftar. मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में 99% मुस्लिम्स हर साल फास्टिंग करते हैं रमजान के महीने में। साउथ एशियन कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में भी 90% के करीब मुस्लिम्स फास्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं रमजान के महीने में। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि फास्टिंग सिर्फ एक इस्लामिक प्रैक्टिस नहीं है? हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हत्ता कि एशियन, ग्रीक और रोमन्स भी फास्टिंग की प्रैक्टिस करते थे। अस्सलाम वालेकुम, मुझे हिजाब कहते हैं और आज की वीडियो में हम फास्टिंग के बारे में बात करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फास्टिंग हिस्ट्री में कितनी डीप रूटेड है और क्या ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी तक महदूद है या फिर इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस हैं जो कि हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अब रोज़ा या फिर फास्टिंग की शुरुआत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से नहीं हुई थी, बल्कि इससे पहले भी फास्टिंग मौजूद थी। कुरान में भी लिखा है कि रोज़ा तुम पर फर्ज किया गया है जिसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था ताकि तुम तकवा हासिल कर सको। अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में चले जाएं तो वहाँ पर भी फास्टिंग का कॉन्सेप्ट मौजूद मिलता है। नरेशन के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जमीन पर उतारा गया था तो उनका चेहरा डार्क हो चुका था और उनसे महीने की 13, 14 और 15 को रोजा रखने के लिए कहा गया था और हर दिन रोजे के साथ साथ उनका चेहरा दोबारा से सफेद होता गया और इसीलिए महीने के इन दिनों को अयामुल बैद या फिर व्हाइट डेज कहा जाता है। और फिर इस्लामिक स्कॉलर इब्ने अल जोसेफ ने इसे अनऑथेंटिकेटेड और फैब्रिकेटेड फेक हदीस बताया। उन्होंने बताया कि इस हदीस को जिसने भी नरेट किया है उसको लेकर कोई भी एक्चुअल सोर्स मौजूद नहीं है कि वो रियल में एग्जिस्ट करती हुई है या फिर नहीं, और इस सब को भी लेकर कोई भी ऑथेंटिक इस्लामिक सोर्स भी मौजूद नहीं है। के इन दिनों को व्हाइट डेज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस वक्त चांद पूरा होता है और साथ ही रातें ज्यादा रोशन होती हैं। अब दूसरे प्रॉफिट्स की बात करें जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, तो उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 40 दिन के लिए रोजा रखा था तौरात हासिल करने से पहले। कुरान में भी सूरह अल-अराफ में जिक्र मिलता है कि अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 30 रातों के लिए बुलाया और फिर 10 रातें मिलाकर 40 रातें पूरी हुई। स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि इसमें फास्टिंग भी इंक्लूड होती है तौरा को रिसीव करने से पहले। तौरा और बाइबल के भी 2 रेफरेंसेस ऐसे मिलते हैं जहाँ पर इनडायरेक्टली इस रोजे का जिक्र मिलता है। अब इन टोटल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन के लिए रोजा रखा था तौरा को रिसीव करने से पहले ताकि अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा सकें। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले कुछ ओजी फिलोसोफर्स भी एग्जिस्ट करते थे जैसे प्लेटो, पाइथागोरस और कुछ एशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स। ये 570 to 322 BCE की बात है। लेकिन गेस व्हाट, ये ओजी फिलोसोफर्स भी अपने टाइम पर फास्टिंग किया करते थे अपने इंटेलेक्ट को एनहेंस करने के लिए। पाइथागोरस जो कि हमारे मैथ्स के एक्सपर्ट माने जाते हैं, जिनकी वजह से आज हमारी आधी जनरेशन सफर करेगी मैथ्स में, ये सीरियसली महीनों तक फास्टिंग किया करते थे अपनी मेंटल क्लियरिटी और स्पिरिचुअलिटी के लिए। यहाँ तक कि इन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए भी एक कंडीशन रखी हुई थी कि अगर उन्होंने उनसे पढ़ना है तो उनको उनके तरीके से फास्टिंग करनी होगी। प्लेटो जो कि अपनी पॉलिटिक्स और एजुकेशन की वजह से जाने जाते हैं, उन्होंने भी फास्टिंग को अडॉप्ट किया था, लेकिन उन्होंने फास्टिंग को एक मेडिसिन की तरह अडॉप्ट किया था। उनके मुताबिक फास्टिंग हमारी हेल्थ के लिए एक ट्रू मेडिसिन की तरह काम करती है। अब क्या ही कहें, हमारा पूरा रोजा ही तो ठंडी पानी की बोतलें देखने में गुजर जाता है या फिर इंस्टाग्राम पर खाने की रील स्क्रॉल करने में गुजर जाता है, जबकि उस टाइम के फिलोसोफर्स के लिए फास्टिंग एक लाइफस्टाइल की तरह थी। अब अगर इसका साइंटिफिक एंगल देखें तो फास्टिंग सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि फास्टिंग एक साइंस भी है। जापानी साइंटिस्ट योशिनोरी ओसोमी ने एक नोबेल प्राइज भी जीता था ऑटोफेजी को डिस्कवर करने के बाद। अब ऑटोफेजी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी के सेल्स अपने डैमेज पार्ट्स को क्लीन और रिसाइकल करते हैं। फास्टिंग इसी प्रोसेस को ट्रिगर करती है। जब बॉडी को कुछ वक्त के लिए न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है और पुराने सेल्स को ब्रेक डाउन करके एनर्जी के तौर पर यूज करती है। रिसर्च ये भी कहती
है कि फास्टिंग ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करती है, जिससे डायबिटीज और हार्ट डिजीज का रिस्क कम होता है। कुछ स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि फास्टिंग कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स कम करती है और रिकवरी बेटर होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फास्टिंग एक इलाज है। ये प्रिवेंशन में मदद करती है, इलाज का सब्स्टिट्यूट नहीं है। सबसे बड़ी चीज जो फास्टिंग सिखाती है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। जब खाना सामने हो और फिर भी आप कंट्रोल करें तो आप अपने इम्पल्सेस कंट्रोल करना सीखते हैं, और जो शख्स अपनी ईटिंग हैबिट्स कंट्रोल सकता है वो जिंदगी के दूसरे चैलेंजेस भी बेटर हैंडल कर सकता है। हमारे लिए फास्टिंग शायद सिर्फ एक महीने की इबादत हो, लेकिन असल में ये स्पिरिचुअलिटी, साइंस और सेल्फ कंट्रोल का पावरफुल कॉम्बिनेशन है। वेल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।